अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इतने दिनों बाद किस्त इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे बाजू में फ्रैक्चर आ गया था, इस वजह से। तो उसके लिए माजरत। बाकी आ गए हम लोग अपनी नई किस्त की जानिब। तो शुरू करते हैं। माजी हारिस और उसकी फैमिली इस वक्त आलम शाह की हवेली में मौजूद थे। अनमोल और हीर किचन में अपनी हुनर आजमाई करने में मसरूफ़ थी। सिंघार और सोनम लाउंज में बैठी अपनी पुरानी यादों को याद कर रही थी। इनके अलावा भी उनकी बहस का मकसद इस वक्त अपने बच्चों का फ्यूचर था। दोनों में ना जाने कौन सी खिचड़ी पक रही थी, मगर आलम शाह, हारिस शाह और गुलजार शाह इस वक्त बैठक में शादाब के कारनामों को डिस्कस कर रहे थे। हारिस शाह का कहना था कि शादाब इस सारे मामले में अकेला नहीं है, वो कल का बच्चा है। अगर इस रैकेट को चलाने वाला कोई और ही है, इसके पीछे किसी ताकतवर तंजीम का हाथ हो सकता है, या शायद दहशतगर्दों का गिरोह भी। वो शादाब से सब कुछ उगलवाना चाहते थे, मगर इस कदर सख्ती के बावजूद वो कुछ नहीं बोला। मगर पुलिस वालों के पास अपने बहुत तरीके थे। ठीक है हारिस, तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम करो। अगर तुम्हें दहशतगर्दों के गिरोह का शक है, फिर तो तुम्हें हर वो तरीका अपनाना चाहिए जो कारामद हो। मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा और मेरी फैमिली की तरफ से कोई दबाव नहीं मिलेगा। गुलजार ने भी हकीकत को तस्लीम कर लिया। अब तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। जो हमारे मुल्क और ख़ानदान के लिए बेहतर है वही करो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आलम शाह की बात पर वो दिल से खुश हुआ, मगर गुलजार का दिमाग उनकी बातों से भुना उठा था। इसके दिमाग में जो चल रहा था, अगर उसकी खबर दोनों में से किसी एक को भी पड़ जाती तो इसी वक्त गुलजार शाह की कब्र हवेली के आंगन में बन जाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता और दुश्मनों से ज़्यादा अपने ख़तरनाक होते हैं। शायद शाह हवेली के मकीनों के साथ भी यही होने वाला था। हदाद भाई मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन यह हाथ एक तो छोटा है और ऊपर से हर वक्त इसके नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है। अनमोल को हाथ एक आँख नहीं पसंद था। अरे नहीं, हाथ भाई भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े गुस्से के तेज़ हैं, मगर फैमिली वालों पर तो कभी गुस्सा नहीं करते। मुझे तो हदाद बहुत गुस्से वाला लगता है। हीर को हदाद के चेहरे के तासुरात याद आए जो हर वक्त तने रहते थे। नहीं हीर, हदाद भाई फिर भी हंस कर बात कर लेते हैं, मगर मजाल है जो इस कड़वे करेले ने कभी किसी से हंस कर बात कर ली हो। अच्छा, तो तुम चाहती हो मैं तुमसे हंस हंस कर बात करूं, मगर किस खुशी में। अपने अकड़ों मिजाज के साथ हाथ इन दोनों के दरमियान किचन में आ खड़ा हो। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। हाथ की तवज्जो का मरकज अनमोल थी। इसे अपनी तरफ गुस्से से देखता पाकर अनमोल भी मैदान में उतर आई। मैं क्यों चाहूँगी तुम मुझसे हंस हंस कर बात करो, लेकिन बंदा दूसरों से तो मुस्कुरा कर बात कर ही सकता है। ओ मैडम, तुम्हें दूसरों की फिक्र कब से हो गई। वो भी कड़े तेवर लिए 2 कदम उसकी तरफ आया। हमेशा से है, बस तुम्हें ये एहसास नहीं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ अपने मिजाज में तब्दीली लेकर आओ, वरना तुम्हें मुँह की खानी पड़ेगी। अनमोल ने उसे आंखें दिखाकर न जाने क्या बावर करवाने की कोशिश की, मगर हाथ को तो जैसे तलवों पे लगी और सर पे बुझी। मेरा मिजाज मेरे साथ है, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अपने काम से काम रखो। वो उसे सही झाड़ कर जा चुका था। अनमोल लाल भभूका चेहरा लिए वहीं खड़ी थी। देखा हीर, कितना बदतमीज़ है। हमेशा ये मेरे साथ बदजुबानी करता है, तभी मैं इसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकती। अनमोल का सही मन खराब हुआ था। ये सब देखने के बाद हीर भी हाथ की तरफदारी नहीं कर पाई। न जाने मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा होगा। वो हारिस मेरे बेटे के साथ क्या कर रहा होगा। बैठक से उठकर वो अपने कमरे में आ गया। शादाब जेल में था और उसे एक पल चैन नसीब नहीं हो रहा था। आलम शाह ने संगदिल होकर इसलिए फैसला सुनाया क्योंकि वो मेरा बेटा था। अगर अपना बेटा होता तो ऐसा कभी नहीं करता। गुलजार ने एक जोरदार मुक्का टेबल पर दे मारा। सारा जहान मेरे बेटे को रेपिस्ट कह रहा है। इस पर जेल के अंदर क्या क्या मजालम ढाए गए, ये सब मैं और मेरा दिल ही जानता है। और अभी तो इसे मज़ीद टॉर्चर किया जाएगा। अब इस ख़ानदान के साथ जो होगा उसे देखकर ज़माने की रूह तक कांप जाएगी। गुलजार के इरादे बहुत ख़तरनाक थे। इसके लिए सबसे पहले आलम शाह की और इस ख़ानदान की इज्जत को नीलाम होना होगा। एक एक चीज़ को बर्बाद तहस नहस करके रख दूँगा। आज के बाद उसके साथ भाई का नहीं बल्कि दुश्मनी का रिश्ता है। गुलजार के सर पर बुराई चढ़ चुकी थी और अब ये बुराई शाह ख़ानदान के
शाह खानदान को नेस्तो नाबूद करने का इरादा रखती थी। और हारिस शाह, तुमने तो खुद अपनी मौत को दावत दी है, लेकिन तुम्हारी ये मौत भी आसान नहीं होगी। तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम्हारी अजियत पर फरिश्तों को भी अफसोस होगा। इतना तुमने मेरे बेटे को नहीं तड़पाया होगा जितना मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। सिंघार, सोनम, हीर, अनमोल सुबह से नौकरों को अलग अलग हदायत देने में मसरूफ़ थी। हदाद, हाद, आलम, हारिस और गुलजार अलग से बाहर के काम देख रहे थे। आज आलम शाह ने पूरे ख़ानदान के छोटे बड़े को हवेली में बुलाया था। इनके लिए एक दावत के साथ साथ शादाब को अपनी जायदाद और ख़ानदान से बेदखल करने का ऐलान भी था। और ये बाकी ख़ानदान के अफराद के लिए भी इबरत था। कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी मत, वरना जो हाल उसका हो रहा है, दोबारा ऐसे गुनाहों की पजेराई पर कानून से पहले ख़ानदानी सज़ा मिलेगी, जो कि कानून की सज़ा से कहीं ज़्यादा अजियतनाक होगी। इन सब से हटकर गुलजार ने आलम शाह की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। बस उसका इंतज़ार था जो आए और आलम शाह की इज्जत और वक़ार की धज्जियाँ उड़ा दे। सब खुश थे, मगर कोई नहीं जानता था आज की रात इस हंसते खेलते घराने में आई खुशियों की आखिरी रात है। सारे काम निपटा कर वो सब तैयार होने चल दिए। मेहमान भी धीरे धीरे आने लगे थे। हीर हदाद की पुकार पर वो रास्ते में ही रुक गई। अपने इर्द गिर्द ओढ़ी चादर के पल्लू को मुट्ठी में दबाया। सुनो, आज तुम सुर्ख रंग का जोड़ा पहनना। मैं चाहता हूँ आज तुम वो पहनकर माँ के सामने आओ। उसकी अजीबोगरीब फरमाइश पर हीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मगर क्यों? क्योंकि आज मैं माँ को साफ साफ बोलने जा रहा हूँ। वो मेरे लिए खाला से तुम्हारा हाथ मांगे बिना लगी लिपटी रखे वो अपने दिल की बात साफ बोल गया। मेरा हाथ? हाँ, तुम्हारा हाथ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम भी। 4 दिन आशिकी करने से ज़्यादा बेहतर है हम शादी करके एक दूसरे के संग हसीन दुनिया बसाएं, जहाँ हम दोनों और हमारा एक सुकून भरा जहान हो। वो उसके ऐन करीब आया तो हीर 2 कदम दूर हुई। हाँ ठीक है, मैं सुर्ख जोड़ा पहनूंगी। अपनी बात कहकर वो भागती हुई कमरे में चली गई। दिल 100 की रफ्तार से धड़कना शुरू हो चुका था। क्या वाकई मोहब्बत को पाना इतना आसान होता है? उसने अपने दिल पर हाथ रखकर धड़कनों को संभाला, कहीं ये बावला दिल खुशी के मारे उछलकर बाहर ही ना आ जाए। मगर भला मोहब्बत के समंदर इतनी जल्दी कहाँ पार होते हैं? नायला, जो इस वक्त कुछ दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, इसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। हदाद से वो मोहब्बत करती थी और उसने अपने बाप को भी बोल रखा था कि हदाद उसे पसंद है। शादाब का मसला दरमियान में नहीं आता तो शायद आज उनकी मंगनी भी हो गई होती। मगर चलो कोई बात नहीं, घी अगर छोटी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेते हैं। इन दोनों ने इस वक्त सुर्ख रंग की पैरों को छोटी फ्राक जेबतन कर रखी थी, जिसके घेरों और बाजुओं पर हल्का फुल्का काम हुआ था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ बड़े बड़े कामदार दुपट्टों को पिनों की मदद से सर पर सेट करके इस वक्त वो दोनों हम शक्ल लग रही थी। क्या हमारा ऐसा कोई प्लान था? दोनों ने एक दूसरे को आईने में देखकर सवाल किया। मुझे तो लगता है ये कोई इत्तेफाक है। हीर की राय पर उसने नाक चढ़ाई। कोई इत्तेफाक नहीं, सरासर साजिश है। तुम भी मेरी तरह खूबसूरत लगना चाहती हो। आईने में अपना रूप देखकर वो इतराई, मगर हीर को देखने के बाद गहरा सांस भर के रह गई। तुम्हारे होते हुए सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने का ख्वाब ही रह जाएगा। हीर को उसकी हालत पर हंसी आई, लेकिन वो उसकी तरह बाहर नहीं जा सकती थी। हदाद की फरमाइश पर लाल रंग जेबतन तो कर लिया था, मगर अब बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कितना मुश्किल है। उसने अपने दहकते गालों पर हाथ रखा जो बिला वजह ही शर्म से लाल हुए जा रहे थे। असजद, हाद उसके पास आया। असजद उनका कज़न था और हाद से उसकी गहरी दोस्ती थी। वो एक बेहद ज़हीन और खरा इंसान था। हाद, हदाद, असजद और नायला एक साथ ही पढ़ते थे। शुरू में वो नायला को पसंद करता था, मगर जैसे जैसे वो नायला की मिजाज से वाकिफ़ होता गया, उसकी पसंदीदगी कहीं दूर जा खोई। क्या हुआ? इतना क्यों हाँफ रहा है? वो आज सुर्ख जोड़े में गुलाब का फूल लग रही है। हाथ ने उसे अपनी परेशानी बताई। तो जाकर तोड़ ले। उसके आसान मशवरे पर हाथ ने बुरा सा मुँह बनाया। अभी नहीं तोड़ना, कल ही तो लड़ाई करके आया हूँ।
यार मुझे समझ नहीं आती, जब मोहब्बत करता है फिर ये झगड़े का क्या मकसद बनता है। सीधा जा और बोल दे। असद का दिमाग झंझना गया। तुम नहीं समझोगे यार, अगर आज अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया तो कल को बोलेगी तुम तो मेरे पीछे दीवाने बने घूमते थे। हाथ ने अपने दिल का हकीकी डर बयान किया। तो इसमें क्या कबाहत है, अब हदाद भाई भी तो हीर को पसंद करते हैं और इस बात का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर रखा है। यार हीर और अनमोल के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हीर अगर बर्फ़ है तो ये अनमोल आग। आग और बर्फ़ की मिसाल पर असद का कहकहा बुलंद हुआ। अब आखिरी बात बताओ, इस वक्त करना क्या है। उसे सबकी नज़रों से दूर करना है। वो बहुत प्यारी लग रही है, उसे कितने ही लोग देख रहे हैं और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, प्लीज़ मेरी मदद करो। हाथ के दिमाग में न जाने कौन सी खुराफाती सोच ने बसेरा जमाया था। ओ भाई, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। असद को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अभी कुछ गलत नहीं कर रहा, बस उसकी ड्रेसिंग तब्दील करवानी है। कुछ सोचकर उसने कागज़ पर कुछ लिखा और असद के हवाले कर दिया। ये किसी भी तरह उस तक पहुंचा दे। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। कागज़ के टुकड़े को देखकर असद का दिमाग घूम गया। मैं क्या तुझे कोई कबूतर नज़र आता हूँ जो तुम्हारे मोहब्बत भरे मरासले पहुँचाएगा। अरे मोहब्बत भरा मुरासला नहीं है, बल्कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये ज़रूरी चीज़ तुम खुद जाकर उसे दे दो। खुद ही जाकर देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शक्ल देखते ही वो बिना पढ़े फाड़ देगी। हो सकता है थप्पड़ भी मार दे। हाथ ने बेचारा सा मुँह बनाया। तुम्हें सिर्फ हाथ फट जाने और थप्पड़ खाने का डर है। मुझे तो डंडे घूंसे लाते मुक्के बेइज्जती गालियाँ सलालत हर चीज़ का खौफ है, मगर ये खतरनाक काम नहीं करूँगा। पहले बता रहा हूँ। असद ने उसे साफ हरी झंडी दिखाई। मुझे ये सफ़ेद जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त की लव स्टोरी में हमेशा दोस्त ही बकरा बनते हैं और तुम्हारा बकरा बनने का वक्त आ चुका है, इसीलिए शराफत के साथ अपना फ़र्ज़ निभाओ। हाथ ने उसे तेवर दिखाए। वो उसे कोई जवाब देने ही वाला था कि उसकी नज़र नाइला पर पड़ी। फिर दिमाग में जो तरकीब आई वो किसी दौर खाली नहीं जाने वाली थी। ठीक है, मैं बकरा बनने के लिए तैयार हूँ। इसने नाइला की तरफ देखते हुए हाथों से खत ले लिया। नाइला अपने नाम की पुकार पर इसने इधर उधर देखा, मगर सामने असद को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। कैसी हो, बड़ी प्यारी लग रही हो। उसके पास आते ही हाल अहवाल कर लिया, क्योंकि काम अपना था। साथ ही तारीफ़ भी कर दी, क्योंकि औरत तारीफ़ों की भूखी होती है। तारीफ़ सुनकर वो कोई भी काम कर सकती है। पहले तो वो उसे सख्त सुस्त सुनाने वाली थी, मगर अपनी तारीफ़ सुनकर खामोश हो गई। शुक्रिया, तुम भी ठीक ठाक लग रहे हो। नाइला ने अपनी तारीफ़ के बाद भी उसे नाक चढ़ा कर देखा, मगर असद को उसकी तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए उसके चले तेवर इग्नोर करके नया सवाल कर दिया। कहाँ जा रही हो। क्यों, तुम्हें कोई काम था। वो नहुसत से बोया हुआ। मुझे तो कोई काम नहीं था। हाँ, मगर हदाद भाई को काम था। हदाद के नाम पर इसके दोनों कान खड़े हो गए। अच्छा, उसे काम था। कौन सा काम था, मुझे भी बताओ। नाइला का रोम स्मार्ट बन गया। नहीं, कोई ख़ास काम तो नहीं था, बस उन्होंने ये खत हीर को देने के लिए बोला, मगर मैं जानता ही नहीं हीर कौन है। क्या वो जो लाल सूट में नज़र आ रही है वही हीर है। इसने अनमोल की तरफ इशारा किया। खत के नाम पर ही नाइला के 14 तबक रोशन हो गए। कैसा खत, क्या है इस खत के अंदर। अब इस खत के अंदर क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे बताओ, वही हीर है ना। नाइला को समझ नहीं आया वो हाँ में जवाब दे या फिर ना में, लेकिन कुछ सोचकर उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान आया। तभी उसने इस बात में सर हिला दिया कि हाँ वही हीर है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, ये खत जाकर उसको दे दो। मेरी आंखों के सामने देना और पढ़ना बिल्कुल भी मत। मैं यहीं से तुम्हें देख रहा हूँ। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। ऐसी बात है तो लाओ। खत लेकर उसने असद को मुस्कुरा कर देखा। मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मगर कोई बात नहीं, मेरा तो फ़ायदा ही है। खत अनमोल को देकर वो उसी के सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो। अनमोल ने उसे घूर कर देखा। अब हम भी तो जाने तुम्हें खतों की ताबत किस चीज़ की हो रही है। चोरी चोरी आशिक पाल रखे हैं और हमें पता भी नहीं। नाइला की आवाज़ बुलंद हुई। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे जैसे लड़कों पर गिरती नहीं फिरती। अनमोल ने उसे जताया, मगर नाइला के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर बताओ, इस खत के अंदर क्या लिखा है जो तुम्हारे न जाने कौन से आशिक ने मेरे हाथों भिजवाया है। ये तो तुम बताओ ना कि किसी आशिक ने भिजवाया है या फिर ये तुम्हारे जहन की खुराफात है। अनमोल ने भी उल्टा उसके सर पर चढ़ाई कर दी। ओह हाँ, अपनी आवाज़ ज़रा नीचे रखो।
गला मेरे पास भी है और तुमसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकाल सकता है। कुछ पल के लिए नायला लाजवाब हो गई और उसने वो खतनुमा पर्ची खोल कर देखा तो अशश कर उठी। ओह, तो मेरा आशिक मुझे ये बता रहा है कि सिंगार खाना के कमरे में मेरे बीएससी का रिजल्ट रखा है, जाके उठा लो वरना कोई उस पर समोसा रख कर खा जाएगा। अनमोल ने खुशमगी नज़रों से उसे घूरा। मोहतरमा, ये सरासर तुम्हारे करतूत हैं। अगर मेरे रिजल्ट के साथ कुछ भी हुआ तो मेरा कोई आशिक हो ना हो, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसे वार्न करके वो सिंगार के कमरे में आ गई। नायला को असजद पर हद दर्जा गुस्सा चढ़ाया, मगर इससे पहले से अनमोल का दिमाग ठिकाने लगाना ज़रूरी हो गया था। वो तो कुछ और ही सोच कर आई थी। उसे तो कहा गया था ये पैगाम हीर के लिए है, मगर ये असजद ज़रूर उसके और हदात के बारे में जानता है, तभी उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए ये हरकत की। वो कमरे में आई, पूरा कमरा खाली था। मेरा रिजल्ट कहाँ है? वहाँ रखी चीज़ें उथल पुथल कर देखने में वो इतनी मगन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ हाथ कमरे में आ चुका है। क्या ढूंढ रही हो? अचानक आवाज़ आने पर वो घबराई, पाँव लड़खड़ाए। इससे पहले कि वो गिरती, हाथ ने अपने मजबूत बाजुओं का सहारा देकर उसे थामा। ध्यान से, पहली बार शायद वो नरमी से गोया हुआ। अनमोल ने बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फाड़कर उसकी तरफ देखा। कुछ तो उसकी आंखों में अजीब था जो वो ज़्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देख पाई। छोड़ो मुझे, उसके बोलने की देर थी। हाथ ने जड़ से दोनों बाजू खींच लिए और वो ज़मीन बोस हो गई। चंद लम्हात पहले जो उसकी आंखें पैगाम दे रही थी, अब उसकी जगह नबीयत ने ले ली थी। ज़मीन पर गिरते ही उसने खा जाने वाली नज़रों से हाथ की तरफ देखा। ये क्या बदतमीज़ी है? अगर गिराना ही था तो संभाला क्यों? संभालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि संभालना नहीं था, इसीलिए दोबारा गिरा दिया। तू जवाब आया। तुमसे यही उम्मीद थी। वो उठ खड़ी हुई, हाथ झाड़ कर कमर पर रखे। निकलो इस कमरे से बाहर। ओह हेलो, ये मेरे मम्मा पापा का रूम है। तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो? वो भी मैदान में उतर आया। हालांकि वो ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहता था, मगर जो हकीकतन चाहता था वो भला कब बोल पाता था। नज़र भर कर अनमोल के हसीन सरापे को देखा जो शोला जवाला बनी इस वक्त हाथ के दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। एक बार हदात भाई हीर के लिए बात छेड़ दे, फिर मैं अपनी भी पसंद सबके सामने रख दूंगा। फिर तुम्हारे इस नाजुक वजूद को हादशाह मरते दम तक संभाल कर रखेगा। वो सिर्फ सोच ही सका। अभी वो दोनों एक दूसरे से शायद और झगड़ते। किसी ने आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अनमोल, बाहर से नायला की पुकार आई। सेकंडों के हिसाब से दोनों के दिमाग ठनके। नहीं नायला, दरवाज़ा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाथ चीख उठा। सॉरी, मगर अब तो मैंने जो करना था कर दिया। वो खिलखिला कर हंस दी। कुछ ही देर में सारे खानदान के लोग उस कमरे के बाहर जमा हो गए। उन्हें वहाँ जमा करने वाला कौन था ये वो बखूबी समझ रहे थे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अनमोल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बात उसके किरदार पर आ गई थी। सब लोग शक की निगाहों से देख रहे थे। हारिस शाह और अनमोल का सर भी मारे शर्मिंदगी के झुका था। आलिम शाह का गुस्सा अरूज पर था। हाथ ने एक नज़र सबकी तरफ देखा। उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि मामला हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है। हाथ बोलो न, ये सब कुछ गलत शक करेंगे। उसने मदद तलब नज़रों से उसकी तरफ देखा। अरे हाथ क्या बोलेगा? वो तो बेचारा खुद शौक की कैफियत में है। तुम्हारा तो असजद के साथ चक्कर चल रहा था, फिर ये बेचारा हाथ कहाँ से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने हाथ और असजद दोनों को फंसा रखा है? नायला के लफ्ज़ों ने जल्दी पर तेल का काम किया। बकवास बंद करो वरना तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। तुम्हारी तरह आवारा नहीं हूँ मैं। ये सब तुम्हारा कह दिया क्या धरा है? अनमोल चीख पड़ी। अरे वाह, दो आशिक तुमने बना रखे और मुझ जैसी पाकबाज लड़की को आवारा कह रही हो। नायला ने एक और फिक्रा कस दिया। खामोश रहो। आलम शाह की एक दहाड़ पर नायला की फराटे भरती जुबान को लगाम लग गई। मम्मा पापा, मेरा यकीन करें। वो अपनी माँ बाप की तरफ बढ़ने लगी, मगर हाथ ने उसका हाथ पकड़कर आगे जाने से रोका। अब कोई फ़ायदा नहीं अनमोल। क्या मतलब कोई फ़ायदा नहीं? वो हैरत ज़दा सी उसे देखने लगी। बाबा, इसका असजद से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं इसे पसंद करता हूँ और ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। हम बस हदात भाई की शादी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज मैं इसको बताने आया था कि मैं तुम्हारे बारे में बाबा से बात करने जा रहा हूँ। तुम हाँ बोलना। मगर नायला ने पीछे से आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा, दरवाज़ा बाहर से बंद था। हाथ ने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बात को संभालने की कोशिश की, मगर बेकार गई। नहीं ताया अबू,
मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद इसलिए किया क्योंकि मैंने दोनों को नाज़ेबा हालत में देख लिया था, ऐसी हालत जिसके बारे में मुझसे बोला भी नहीं जाएगा। नाइला ने आज आखिरी दर्जे तक गिरने की कसम खा रखी थी। गुलजार ने अपनी बेटी को फ़ख्रिया नज़रों से देखा। ये हुई ना बात, आखिर मेरी ही बेटी हो। मैंने भी इस ख़ानदान की इज्जत का जनाजा निकालने का इंतज़ाम कर रखा है, मगर इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा है, एक ही दिन में जब दो सदमे लगेंगे तो इस हवेली की बुनियादी खोखली हो जाएंगी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाथ ने फिर बोलना चाहा, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं इससे कोई मोहब्बत नहीं करती। अनमोल के आंसू अब बिना तरतीब बहने लगे थे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाथ, अगर कोई नाराज़गी है तो बाद में बात कर लेंगे, मगर इस तरह यूँ सबको मेरी इज्जत पर उंगली उठाने का मौका मत दो। अनमोल के लहजे में जो इल्तिजा थी उसे महसूस कर हाथ और इसके घर वालों का कलेजा छलनी हो गया। सब जानते थे ये सब झूठ है, मगर ख़ानदान को कैसे समझाएं? किस किस की ज़ुबान पकड़ी जा सकती थी? अगर हाथ नहीं तो असजद। गुलजार ने अपनी बेटी को चुप देखकर इसके हिस्से का किरदार अदा करना ज़रूरी समझा। आलम शाह से जब्त का मुजाहिरा करना मुश्किल हो गया। वो अपनी बेटी की नस नस से वाकिफ़ था। इन्हें यह भी इल्म था वो अनमोल को पसंद करता है। अब क्या चाहते हो? आलम शाह ने आखिरी फैसला कुन लहजे में सवाल किया। हालांकि जहन में वो इस मसले का हल सोच चुके थे। मैं अभी पूरे ख़ानदान के सामने इसका हाथ थामना चाहता हूँ। आलम शाह के दिल में ढेरों ढेर सुकून उतर आया। हाथ ने सही फैसला किया था, वो खुद भी यही सोच रहे थे। ख़ानदान की ज़ुबानों को कोई नहीं पकड़ सकता था और इस वक्त भी हर एक नई बात बोल रहा था। ठीक है, तुम्हारा निकाह अभी और इसी वक्त पूरे ख़ानदान के सामने कर दिया जाएगा। आलम शाह ने फ़ौरन फैसला सुनाकर मामले को यहीं सुलझाने की कोशिश की। हाँ भाई साहब, मगर इसके बावजूद इसका जुर्म तो ख़त्म नहीं होता। इसने हमारे ख़ानदान की इज्जत उछालने की कोशिश की है। भले वो लड़की ख़ानदान की और बेटा आपका है, मगर रसूल तो सबके लिए एक जैसे हैं। गुलजार ने माहौल ठंडा पड़ते देखकर जो आग लगाई, उसके बाद दोबारा सब में चहमगोइयाँ शुरू हो गईं। इन दोनों ने गलती की है। अगर ये एक दूसरे को पसंद करते थे तो हमें बताना चाहिए था। हमारे ख़ानदान में पसंद की शादी में कोई रुकावट नहीं डाली जाती, लेकिन इन दोनों ने ये गुनाह किया है। निकाह के बाद ये दोनों हवेली छोड़कर चले जाएंगे। सिंगार और सोनम का दिल दहल गया। अनमोल को तो मानो किसी ने मौत का फरमान सुना दिया हो, लेकिन आलम शाह के फैसले की मुखालफत कोई नहीं कर सकता था। हताश सिर्फ सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि असजद के सर पर एक चढ़ और उतर रही थी। काश इस वक्त वो नायला के साथ अकेला होता तो आज वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती। हाथ ने खामोशी से फैसला कबूल कर लिया। उसे यकीन था बाद में वो सब ठीक कर देगा, मगर कोई नहीं जानता था ये बर्बादी की शुरुआत है। गुलजार ने सबके अफसरदा चेहरों को गौर से देखा। मेरे दुश्मनों, दिल थाम कर रखो, अभी क़यामत आना बाकी है। वो मन ही मन कहकहा लगाकर हंसा। काजी आया और सादगी से उन दोनों का निकाह करवा दिया। हारिस शाह और सोनम के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उनकी बेटी की ज़िंदगी का फैसला हो गया था, पर वो कुछ नहीं कर पाए। भले हाथ अच्छा लड़का था, मगर यूँ बदनामी के साथ रिश्ता बंधेगा, इनमें से किसी ने नहीं सोचा था। हीर तो वक्त की बदलती रफ्तार पर दंग थी। अभी कुछ घंटे पहले तो सब कुछ ठीक था और अब यकायक किस्मत पलट गई। क्या यही ज़िंदगी है? उसने अनमोल की तरफ देखा जो इस वक्त भी रो रही थी। हीर, मैं सच कह रही हूँ, कम अज़ कम तुम तो मेरी बात का यकीन करो। वो निकाह के बाद हीर के पास आई तो हीर का दिल कट के रह गया। हाँ, मुझे यकीन है। सोनम और हारिस शाह भी अपनी बेटी से कहना चाहते थे कि उन्हें मुकम्मल यकीन है, मगर ख़ानदान के फैसलों ने उनकी ज़ुबान को ताला लगा दिया था। उनका ज़रूरी सामान पैक कर दो, कुछ वक्त में ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आलम शाह ने यह फैसला दिल पर पत्थर रख कर कैसे सुनाया था, ये बस वही जानते थे। उन्हें घर से बाहर जाने का फरमान देकर वो खुद भी घर में नहीं रुके। भला वो कैसे देख सकते थे उनका बेटा घर छोड़कर जा रहा है। हवेली से बाहर पड़ते उनके कदमों की लड़खड़ाहट वहाँ खड़े तमाम लोगों ने महसूस की। चंद खुश थे और बाकियों के दिल दर्द से भर गए। आलम शाह ने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन आज उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। लेकिन ये शराब पीने का असर नहीं था, उन्होंने सिर्फ जूस मंगवाया था।
फिर उनका सर भारी क्यों हो रहा था? क्या उनके बेटे का गम उनसे सहा नहीं जा रहा था? वो जानते थे उनके बेटे का कोई कसूर नहीं है, उनका दिल गवाही दे रहा था, लेकिन फिर भी वो ज़माने को नहीं समझा सकते थे। अचानक इन्हें ज़ोरदार चक्कर आया, वो ज़मीन बोस हो गए। 3 आदमी उन्हें उठाकर ले जा रहे थे, मगर उन्हें कुछ खबर नहीं थी इसके साथ क्या हो रहा है। वो मुज़ाहमत करने की कोशिश कर रहे थे जितना उनसे हो पा रहा था, मगर उनके हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे। नशा पूरे वजूद में फैल चुका था, मगर उन्होंने तो नशा लिया ही नहीं था। फिर ये सब क्या हो रहा था? ऐसी हालत में भी उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। यकीनन उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। अचानक उनका दिमाग पूरी तरह माऊफ हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो दोबारा होश की दुनिया में थोड़ा थोड़ा लौटने लगे। जब उन्हें लगा कोई उनके सीने पर हाथ फेर रहा है। ये हाथ किसी मर्द के नहीं बल्कि किसी सनफे नाजुक के थे। दूर हो जाओ हमसे, वो नींद में बड़बड़ाए। सिंघार, हदाद, वो खुद की मदद नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मदद के लिए दोनों को पुकारा। मगर उन दोनों में से कोई वहाँ होता तो शायद आ भी जाता, मगर उन्हें इस वक्त उनका बुरा वक्त जहाँ लेकर आया था वो शायद किस्मत में ख्वारी लिख दी गई थी। क्यों अपनी उस बूढ़ी बीवी को याद कर रहे हो जब मेरे जैसा हुस्न यहाँ मौजूद है? मुझे देखो, मुझे सराहो, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम उससे फ़ायदा उठाओ। वो जो कोई भी थी उनके वजूद के साथ खेल रही थी। कहीं से नहीं लग रहा तुम 2 बच्चों के बाप हो। उसका हाथ धीरे धीरे पेट से सरकता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था। हमसे दूर हो जाओ, हमने कहा, हमसे दूर हो जाओ। नशे की हालत में भी उन्होंने हाथ मारकर सामने मौजूद उस लड़की को खुद से दूर किया। कुछ देर सुकून रहा, मगर फिर उस सनफे नाजुक का वजूद आलम शाह के सर पर सवार हो गया। नशे में भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई, लेकिन अब चली जाएगी। उसके कानों में सरगोशी करने लगी। अचानक उन्हें अपनी गर्दन पर तेज दर्द हुआ। शायद उसने काटा था। मुझे जितना खुद से दूर करोगे उतनी ही बदनाम हो जाओगे। आज मेरे और तुम्हारे मिलन की रात है। कौन हो, क्या चाहती हो? आलम शाह ने बमुश्किल आंखें खोल कर देखने की कोशिश की। इसके सवाल पर वो हंस दी। तुम्हारे दिल की मलका हूँ और तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। वो ऐसे मामलों में एक प्रोफेशनल लड़की थी। मर्दों को कैसे बेबस किया जाता है खूब जानती थी। इस वक्त भी आलम शाह को इसने बेबस कर दिया और वो अपने होश-ओ-हवास में नहीं थे। नहीं जानते थे क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें ज़रा सा भी एहसास हो जाता तो वो शायद मर कर भी ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन अब जो होना था हो गया। तस्वीरें बन चुकी थीं। गुलजार शाह का प्लान भी कामयाब हो गया। 2 घंटों बाद हदाद वहाँ पर आया तो वहाँ की हालत देखकर इसका सर शर्म के मारे झुक गया, मगर वो किसी को ये सब कुछ बता नहीं सकता था। वो लड़की एक तरफ बरहना हालत में बैठी थी। तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत लूटी है, अब मैं ये मीडिया को बताऊंगी। ओह हेलो मैडम, जाकर पहले अपने कपड़े पहनो और इल्ज़ाम तराशी से ज़्यादा बेहतर है तो मुझे ये बताओ यहाँ कर क्या रही हो? ये मर्दों का डेरा है जहाँ औरतों का आना ममनू है। फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पहले ही गम से चूर था, ऊपर से ये सब इसके सामने आ रहा था तो हदाद का दिमाग घूम गया। लड़की ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मुझ पर गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों की नस्लें उजाड़ कर रख दूँगी। तुम्हारा बाप उस गांव का कत्ती नशीन है। मैं इसके पास मदद लेने आई थी। मुझे अपने शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए एक औलाद चाहिए। मेरे शौहर में ख़राबी है, मगर वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं और ना ही मुझे तलाक देना चाहता है। इसीलिए मैं फ़ैसला करवाने यहाँ आई थी, मगर तुम्हारे बाप ने कहा कि तलाक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दरमियानी रास्ता निकल आएगा। और फिर उन्होंने मेरे साथ ये सब कर दिया। वो रोने लगी। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरा बाप ऐसा नहीं कर सकता। बरसों से वो इस गांव के गद्दी नशीन हैं। उन्होंने कभी किसी औरत के साथ तेज़ आवाज़ में बात तक नहीं की और तुम अपनी इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। हदाद चीख उठा। कैसे वो अपने बाप के किरदार पर उंगली उठी देख सकता था? तो क्या मैंने खुद इसके साथ ये सब कुछ किया है? तुम ऐसे नहीं मानोगे। जब मीडिया आएगा और तुम लोगों के ख़ानदान की इज्जत उछलेगी तब पता चलेगा। मैं खुद पुलिस को बयान दूंगी। उसकी बातों को इग्नोर करता वो दौड़कर अपने बाप के पास आया और उसकी हालत सुधारने की कोशिश की। डैड, आपने तो कभी नशे शराब को हाथ तक नहीं लगाया, फिर आज? हदाद का दिल कुर्ला उठा। घर में जब सबको ये पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। हाथ की हरकत पर पहले ही सब लोग परेशान थे। और माँ, वो तो पहले ही अपने एक बेटे के खो जाने के गम से निढाल है। अब अगर उन्हें पता चले उनके शौहर से ये गलती सरजद हो गई है, पता नहीं
की है या फिर अनजाने में हो गई तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, मर जाने का मुकाम होगा। हदात को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे संभाले। हाल, मुझे चीट करने की सोचना भी मत। मैं जानती हूँ तुमने मेरे पीछे से लड़कियाँ बुलाई होंगी। हसीना का बस नहीं चल रहा था उसे कच्चा निकल जाए। मगर मैं क्यों लड़कियाँ बुलाऊंगा? मैं तुम्हारे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें चीट करूँगा? क्या आज तक मैंने तुम्हें कभी चीट किया? उसने अपनी तरफ से सब क्लियर करने की कोशिश की, मगर हसीना को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर तुमने मुझे चीट किया तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगे। हसीना ने पहली कॉल ही वलीद को लगाई थी और उसके बाद वलीद की क्लास लगना शुरू हो गई। पागल औरत, अगर मेरे काम की नहीं होती तो इसको कभी मुंह नहीं लगाता, बल्कि इसको भूखे कुत्तों के सामने डालता। वो ये सब कुछ बस सोच कर ही रह गया। मेरी बात सुनो हसीना, एक तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए अपना खबरी तुम तक पहुंचाया ताकि तुम वहां से निकल कर हिफाजत बाहर आ सको, और तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो। अगर तुम मुझे बर्बाद कर सकती हो तो ध्यान में रखो, मैं भी तुम्हारी हस्ती पूरी तरह तबाह बर्बाद कर सकता हूँ। इसलिए मुझे धमकी देने की हर की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो इससे अपने लिए मदद ले सकती हो, वरना दूसरी सूरत में तुम जानती हो तुम इस वक्त किसके घर में हो। अगर उसे तुम्हारे बारे में ज़रा सी भनक पड़ गई तो तुम्हारी लाश ही इस घर से निकलेगी। वलीद ने हसीना को धमका कर फ़ोन बंद कर दिया। दिल तो चाह रहा था मोबाइल में से ही उसे गोली मार दे, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था वलीद ने अभी तक हसीना को कुछ बोला क्यों नहीं, क्योंकि वो तो प्लान के तहत हसीना की तस्वीरें भेज चुका था। कुछ तो था जो हदाद उन सबसे छुपा रहा था। अगर मैं वाकई उसे जानता हूँ तो उसे हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। क्या उसे मेरे बारे में भी पता है? ये सोचकर ही वलीद को झिरझिरी सी आ गई। नहीं, अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया होता तो कल वो मुझे अपने घर में वापस नहीं आने देता। इससे पहले कि उसे मेरे बारे में वाकई पता चले, मैं हीर को वहाँ से निकाल कर किसी और मुल्क ले जाता हूँ। फिर मैं, वो और मेरी अयाशियाँ। अपनी अयाशियों का सोच कर ही वलीद के सर पर एक नशा सा तारी होने लगा, मगर वो नहीं जानते थे कि सबके प्लान धरे के धरे रह जाएंगे जब किस्मत पलटा खाएगी। कुछ सोचकर अब वो खुद हसीना के पास जा रहा था। इसका अंजाम क्या होगा ये शायद वो खुद नहीं जानता था। हसीना से मिलना तो बस बहाना था, उसे हीर से मुलाकात करनी थी। और फिर गुलजार की नीयत पर भी तो उसे शक था। गुलजार से हटकर वो अपना अलग ही प्लान बना रहा था। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? जान से मार दें? हम कैसे उसे जान से मार सकते हैं? एक आम ड्यूटी पुलिस अफसर को मारने का अंजाम आप जानते हैं। सोशल मीडिया पर तूफान आ जाएगा। अगर किसी भी कैमरे में हम लोग रिकॉर्ड हो गए तो उम्र कैद पक्की है। गुलजार ने हदाद को मारने के लिए कुछ नए लोगों को हायर किया था। अगर तुम लोगों ने उसे नहीं मारा तो मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। गुलजार ने सामने बैठे तीनों आदमियों को मुस्कुरा कर धमकी दी। ये गलत है, आप हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकते। आपने हमें अपना काम करवाने के लिए बुलाया, इनमें से एक बहुत बड़ा काम करने के लिए बुलाया तो काम करो। मुझे बेवजह के बहाने नहीं सुनाओ, लेकिन इस काम में बहुत खतरा है। खतरा है तो तुम लोगों की औकात से बढ़कर पैसे भी मिल रहे हैं। हर खतरे को पार करना तुम्हारा काम है। तुम लोग गुलजार शाह के वास्ते बड़े हो। अब तुम्हें काम करना होगा या अपनी जान से जाना होगा। ये पैसे उठाओ और आज शाम ये काम हो जाना चाहिए।